बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये गर्मियों के दिन थे और तकरीबन दिन ढल चुका था। गालिबन सब सो रहे थे, इसीलिए गलियां और सड़कें वीरान थीं। कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। शायद मौसम का असर था या क्या, लेकिन नहर का पानी एक खास अंदाज से बह रहा था जिससे एक इंतहाई महसूर कुन आवाज़ पैदा हो रही थी। ऐसे में समद अपने जिगरी दोस्त नासिर के साथ नहर की सुनसान पटरी पर खरामा खरामा चलते हुए खुशगपियों में मसरूफ था। समद तालीम के सिलसिले में शहर रहता था, मगर उसका दिल हमेशा गांव और दोस्तों में ही अटका रहता था। वो जब भी गांव आता तो नासिर के साथ नहर के किनारे चहलकदमी करता था। कल रात ही वो गांव वापस पहुंचा था। यार, चंद दिन की छुट्टी है तो क्यों ना हम फिशिंग का प्रोग्राम बना लें। समद ने नासिर की तरफ देखते हुए कहा। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी यार। नासिर भी जवाब में खुश होकर बोला, मैंने इस बार तुम्हारे आने से पहले ही सोच रखा था कि जब तुम आओगे तो मछलियाँ पकड़ने का प्रोग्राम बनाएंगे और इस बार नहर पर आने की बजाय दरिया पर जाएंगे। नासिर ने पुरजोश लहजे में बताया था। ठीक है, तुम आज ही इस प्रोग्राम को फाइनल समझो और घर वापस जाकर जाल वगैरह का बंदोबस्त कर लो। मैं अम्मी से कहकर साथ ले जाने के लिए खाना बनवा लूँगा। समद ने भी हतमी लहजे में प्रोग्राम फाइनल करते हुए कहा, क्यों ना इस बार माजिद और वाजिद को भी साथ ले जाएं। नासिर बात करते हुए अचानक खामोश हो गया, जबकि उसके उठते हुए कदम भी रुक गए। समद ने अचानक उसके चुप होने पर हैरत से उसकी तरफ देखा। नासिर के चेहरे पर इंतहाई डर और खौफ के आसार उभरे हुए थे, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। समद ये समझने से कासिर था कि कुछ देर पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहा था। अब इसे अचानक क्या हो गया है कि इसके चेहरे पर खौफ से पसीना आ गया है। क्या हुआ दोस्त, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? समद ने हैरानगी से पूछा, मगर नासिर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो एक तरफ देखी जा रहा था। समद ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो उसकी नज़र नहर की पटरी के एक तरफ खेतों में चलते हुए ट्यूबवेल पर पड़ी तो उसे खुद भी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। ट्यूबवेल की हौजी की चारों जानिब स्याह रंग के दो धारी सांप 3 फुट की बुलंदी तक फन फैलाए आपस में इस तरह बल खा रहे थे जैसे 2 रस्सियों को बल दिया जा रहा हो। क्या ये लड़ रहे हैं? समद ने हैरत और तजस्सुस से पूछा। नहीं, ये कुछ और कर रहे हैं, नासिर ने इंतहाई खौफजदा अंदाज में जवाब दिया। यार, तुम इतने खौफजदा क्यों हो गए हो? हमसे तो ये काफ़ी फासले पर हैं। समद ने उसे तसल्ली देने के अंदाज में कहा, मैंने सुना है कि जोड़ा सांप इंतहाई जहरीला और ख़तरनाक होता है। देखो, अब उन्होंने आपस से हटकर हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया है। नासिर ने पहले से भी ज़्यादा खौफजदा लहजे में कहा। समद ने वापस ट्यूबवेल की तरफ देखा तो वाकई सांप आपस में बल खाना छोड़कर अलग अलग लहरा रहे थे और उन दोनों की तरफ देख रहे थे। तुम 1 मिनट रुको। समद ने उसे कहते हुए एक तरफ पड़ा हुआ मिट्टी का ढेला उठाया और ताक कर पूरे जोर से सांपों की तरफ उछाल दिया। निशाना ठीक एक सांप के फन पर लगा जो मिट्टी के ढीले और ट्यूबवेल की पुख्ता दीवार के दरमियान आकर कुचला गया था। सांप बल खाकर पानी की होदी में गिरा और वहां से बहता हुआ खाले में आ गया और उसका मुर्दा जिस्म पानी के बहाव के साथ बहने लगा, जबकि उसका साथी सांप बेकरारी से खाले के किनारे उसके साथ साथ रेंगने लगा। कुछ ही देर में दोनों सांप उनकी नज़रों से ओझल हो गए। ओह, ये तुमने क्या कर दिया है? अब तुम्हें दूसरे सांप के इंतकाम से कोई नहीं बचा सकेगा। मैं तुम्हारे साथ रहा तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, नासिर ने तकरीबन चीखते हुए कहा और वापस गांव की तरफ दौड़ लगा दी। नासिर, सुनो तो। समद नासिर के पीछे आवाज़ें देता रह गया, मगर उसने मुड़कर नहीं देखा। क्या है इसे? कितना डरपोक इंसान है। ऐसा बुज़दिल इंसान मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। क्या सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखता है। समद बुड़बुड़ाते हुए गांव की तरफ चल दिया। गांव पहुंचने पर नासिर उसे गली में ही मिल गया था। यार, तुम तो बहुत डरपोक इंसान निकले हो। मुझे लगता है बचपन में बनी हुई कहानियों ने अभी तक तुम्हें अपने हसार में लिया हुआ है। समद ने उसे तंजिया अंदाज में कहा तो वह खिसियानी हंसी हंसकर रह गया। सुबह का क्या प्रोग्राम है? समद ने मौजू बदलते हुए पूछा।
मैं जाल वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ। वाजिद और माजिद को भी इत्तला कर देता हूँ। सुबह तड़के ही निकल जाएंगे ताकि वापसी जल्दी हो सके। नासिर ने कहा था। अब समद ने इत्मीनान की सांस पकड़ी। वो समझ रहा था कि शायद अब वो इसके साथ मछलियाँ पकड़ने नहीं जाएगा। बहरहाल अब वो नॉर्मल लग रहा था। समद उसे रुखसत होकर घर आ गया। आज तो कहीं लंबी सैर के लिए निकल गए थे। उसकी अम्मी ने उसे घर में दाखिल होते देखकर पूछा। बस अम्मी, आज नासिर के साथ काफी दिनों बाद मुलाकात हुई तो गपशप में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। उसने हंसते हुए जवाब दिया। अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? सुबह से नजर नहीं आ रहे। उसने आईने में अपने सरापे पर तनकीदी नजर डालते हुए पूछा। आज मस्जिद का लेंटर डाला जा रहा है। तुम्हें मालूम तो है कि वो मस्जिद की इंतजामिया में है, इसीलिए वो आज वहीं मसरूफ हैं। ज़ेबा बेगम ने उसे दूध का गिलास थमाते हुए कहा। ठीक उसी लम्हे ज़ेबा बेगम को दो छती से कोई चीज़ उड़कर समद की तरफ आती हुई दिखाई दी। उन्होंने बिना कोई वक्त किए दूध का गिलास एक तरफ छोड़ा और समद को जोर से धक्का दिया तो वो उलटकर पीछे मौजूद चारपाई पर जा गिरा। जहाँ समद मौजूद था वहाँ से वो चीज़ उड़ती हुई नीचे फर्श पर जा गिरी। ज़ेबा बेगम ने फर्श की तरफ देखा तो वो एक काले स्याह रंग का नाग था। उसे देखकर उनकी टांगें कांपने लगी। ना जाने उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उन्होंने हाथ में मौजूद गिलास नाग को दे मारा तो उसने तेजी से करवट बदलकर खुद को बचा लिया। गिलास एक झनाके से टूट गया। सांप एक बार फिर हमले के लिए आगे बढ़ा, मगर उसी लम्हे बैरूनी दरवाजा खुला और समद के अब्बू अंदर आ गए। उन्हें देखकर सांप ठटक कर रह गया और फिर तेजी से अंदरूनी कमरे की तरफ रेंग गया। सांप देखकर रियाज साहब के हाथ पैर फूल गए। ये कहाँ से आ गया? उन्होंने हैरानी से पूछा, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। ज़ेबा बेगम खौफ से थर थर कांप रही थी, जबकि समझ सकते की हालत में अंदरूनी कमरे की दहलीज को देखे जा रहा था, जहाँ से सांप रेंग कर कमरे में गया था। उसके जहन में नासिर की बातें घूमने लगीं। वो एकदम सख्ते में आ गया था। वालिद ने उसका कंधा हिलाया तो वो लहरा कर अपने वालिद की बाहों में झूल गया। वो बेहोश हो चुका था। कुछ ही देर में पूरा गांव उमड़ आया था। नासिर ने जब सारे गांव के सामने ट्यूबवेल का वाकया सुनाया तो सब दहशत के मारे उनके घर से निकलकर बाहर गली में आ गए। हकीम साहब मुख्तलिफ तदबीर आजमाकर समद को होश में ले आए थे, मगर वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इस मूजी को अब कैसे मारा जाए? रियाज साहब ने रुहासी आवाज में गांव वालों को मुखातिब करके पूछा। कुछ नौजवान एहतियाती तदबीर के साथ अंदर जाएं और उसे मारने की कोशिश करें। पेश इमाम ने तजवीज़ दी। अभी कुछ देर रुक जाओ। मैंने अपने बेटे सुफियान को खाना बदोशों की झुग्गियों की तरफ भेजा है। वहाँ एक जोगी बाबा रहता है, उसे सांपों के बारे में काफ़ी इल्म है। हो सकता है हमें वहाँ से कोई मदद मिल जाए। रियाज साहब के छोटे भाई ने उन्हें रोकते हुए कहा। अभी उसने बात खत्म ही की थी कि सुफियान जोगी बाबा को लेकर वहाँ पहुँच गया। जोगी एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला शख्स था, जिसके कंधे पर मैले से कपड़े का थैला लटका हुआ था और सर पर नारची रंग की एक पगड़ी बंधी हुई थी। वाकया सुनने के बाद जोगी बाबा किसी सोच में पड़ गया। बच्चे, तुमने नाग को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। ये सच है कि इस नस्ल का सांप इंतकाम लिए बगैर नहीं छोड़ता, मगर तुम फिक्र ना करो। मेरे मुर्शिदों पीर ने मुझे फैज़ इनायत किया है। मैं सांप से बात कर सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वो इंतकाम लेने से बाज आ जाए। आगे तुम्हारी किस्मत। जोगी ने कंधे पर मौजूद थैले में से बीन निकालते हुए कहा और फिर इशारे से दरवाजे के सामने मौजूद लोगों को एक तरफ हटने का कहा। उसने बीन अपने होंठों से लगा ली और फिर अगले आधे घंटे तक बीन बजा बजा कर जोगी की रगें फूल गईं, मगर सांस तो क्या, संपोलिया भी घर से बरामद नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा गुस्से में लगता है। वो इंतकाम लिए बगैर नहीं टलेगा। जोगी ने मुंह से बीन हटाते हुए कहा। बाबा जी, मेरा एक ही बच्चा है, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, इसे बचा लें। ज़ेबा बेगम ने जोगी के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए इल्तिजा की तो वो तड़प कर पीछे हट गया। बहन जी, क्यों मुझे गुनहगार करती हो? मैं एक खास बूटी का धुआं देकर फिर कोशिश करता हूँ। जोगी ने अपने थैले में हाथ डालते हुए कहा। जब उसका हाथ थैले से बाहर आया तो उसके हाथ में छोटी सी चड़ी थी। फिर उसने इस बूटी को आग लगाई तो उसे आग लगने की बजाय गाढ़ा धुआं निकलने लगा। जोगी ने धुआं उगलती हुई बूटी को घर के अंदर फेंक दिया और थोड़ी देर में ही पूरा घर धुएं से भर गया। उसने एक बार फिर बीन संभाली और उसे खास लय से बजाने लगा। इस बार उसे बीन बजाते हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि नीमवा दरवाजे से एक स्याह रंग का 8 फुट लंबा काला सांप निकलकर गली में आ गया। इन जोगी बाबा के सामने कुंडली मारकर बैठ गया और दाएं बाएं लहराने लगा। उसकी आंखें इतनी ज्यादा सुर्ख थीं जैसे कि शोले उगल रही हूँ। वो बार बार सुर्ख जुबान बाहर निकाल रहा था और गहरे गहरे सांस ले रहा था।
इस तरह सांसें लेने से उसका पूरा जिस्म फूल रहा था, उसकी बेचैनी का भी खूब अंदाजा हो रहा था। जोगी बाबा ने उठकर एक दायरा लगाया और दायरा लगाने के बाद वो वापस अपनी जगह पर आ खड़ा हुआ और फिर उसने एकदम बीन बजाना बंद कर दी और किसी नामालूम जुबान में चीख कर कुछ कहा। जवाब ने सांप ने फनकार मारी तो उसके मुंह से जहर फवारे की तरह निकला और जहां तक गिरा वहां से जमीन ऐसे खोलने लगी जैसे तेजाब गिराया गया हो, लेकिन उसका जहर दायरे से बाहर नहीं निकल सका। ये कह रही है कि तुमने मेरे शौहर की जान ली है, अब मैं हर हाल में तुमसे बदला लूंगी। जोगी बाबा ने समद की तरफ देखते हुए कहा, खुदा के लिए इससे कहें कि मेरे बच्चे को माफ कर दे, इसके बदले में मेरी जान ले ले। ज़ेबा बेगम ने हाथ जोड़कर इंतहाई जज्बाती अंदाज में रोते हुए कहा। जोगी बाबा ने एक बार फिर नागिन से बात की। ये कह रही है कि अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो अभी इस इलाके से दूर भेज दो। अगर ये मुझे दोबारा नजर आया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, फिर इसे मेरे इंतकाम से कोई नहीं बचा सकेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे बख्श रही हूँ। जोगी बाबा ने एक बार फिर नागिन से बात करके उन्हें बताया, ठीक है, हमें मंजूर है। मेरा बेटा दोबारा इस गांव में तो क्या इस जिले में भी कदम नहीं रखेगा। रियाज साहब ने फौरन हामी भरते हुए कहा। समद उसी वक्त सुफियान के साथ शहर की तरफ रवाना कर दिया गया। कुछ देर बाद जोगी बाबा एक बार फिर छड़ी जमीन पर रखकर दायरे के गिर्द चक्कर लगाने लगा, मगर इस बार इसने पहले की निस्बत उल्टे चक्कर लगाए थे। जब चक्कर मुकम्मल हो गए तो नागिन दायरे से निकलकर सर झुकाए नहर की सिमत चल दी। उसकी चाल में एक शिकस्त थी, जैसे वो अपना इंतकाम ना लेने पर अफसुर्दा हो। उसके बाद जिन भूतों का मजाक उड़ाने वाला समद दोबारा इस गांव में किसी ने नहीं देखा। शायद उसे भी अंदाजा हो गया था कि ये बातें महज झूठ नहीं होती, बल्कि इनमें कोई न कोई हकीकत होती है। वैसे नाजरीन, मैंने अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि ये जिन और शैतान वगैरह अक्सर कुत्ते, बिल्ली और नाग की सूरत में आते हैं, इसलिए इनको फौरन नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। खासकर काले कुत्ते और काली बिल्ली से तो दूर ही रहना चाहिए। लाजमी नहीं कि हर कुत्ता, बिल्ली या हर नाग जिन ही हो, मगर फिर भी एहतियात तो ज़रूरी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपने कभी कोई ऐसा नाग देखा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।